नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 8 है संसाधन एवं विकास भूगोल की किताब है, जो उसका पाठ नंबर 4 है। कृषि के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके एक भाग में हम चर्चा कर चुके हैं और आज उससे आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमने उस पाठ में क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या होता है, कृषि प्राथमिक क्रिया है करके पढ़ा था, और साथ ही साथ प्राथमिक क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन है, कृषि मत्स्यन पशुपालन फलोत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। द्वितीयक क्रियाओं के विषय में देखा था। द्वितीयक क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात निर्माण है, डबल रोटी बनाना है, ये सब इसमें सम्मिलित किए जाते थे। तृतीयक क्रियाएं इन दोनों क्रियाओं को क्या करती थी, दोनों क्रियाओं की सहायता करती थी। यातायात है, व्यापार है, बैंकिंग है, बीमा है और विज्ञापन है, इस क्षेत्र के प्रमुख कार्य थे। आइए हम देखें कि ये महाद्वीपों के विभिन्न जो हरे स्थल हैं, यहाँ पर कृषि को हमने देखा था। ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से भाग में कृषि की जाती है। यहाँ पर अधिकतर क्षेत्र मरुस्थलीय है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर ग्रेट गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्यासी भूमि का देश या प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आप लोगों ने देखा कि उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में और दक्षिणी अमेरिका के भी अनेक क्षेत्रों में क्या की जाती है, कृषि की जाती है। उसके बाद हमने इन शब्दों के विषय में देखा था। एग्रीकल्चर कृषि, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन, विटीकल्चर दाक्षा कृषि, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि। हार्टिकल्चर की अगर बात करें, इसमें सब्जियों का उत्पादन को हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। सब्जियों के उत्पादन को ओलेरी कल्चर, और साथ ही साथ फूलों के उत्पादन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जबकि फलों के उत्पादन को हम, फलों को उगाना हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं। जबकि साथ ही साथ जो अंगूर की खेती होती है, उसके लिए यहाँ पर विटीकल्चर का प्रयोग हम करते हैं। ये देखा था हमने। दाक्षा कृषि में जो सम्मिलित की जाती है। उसके बाद कृषि तंत्र के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा। कृषि तंत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रम इसके प्रमुख क्या हैं, प्रक्रम है। उसके बाद हमने रोचक तथ्य देखा था कि कीटनाशक क्या होते हैं, और साथ ही साथ कृषि के प्रकार हमने देखे थे। निर्वाह कृषि जिसे जीविका कृषि के नाम से भी जाना जाता है। निर्वाह कृषि की बात करें तो इसमें पशुपालन को कम महत्व दिया जाता है, और निर्वाह कृषि को जीविका कृषि भी कहते हैं। इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, और मशीनों का स्थान यहाँ पर नगण्य होता है। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि से दो भागों में बांटकर देखा था, और इसके अनेक नाम हमने देखे थे। झूमिंग कृषि के, जैसे कि उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में रोका कहा जाता है, मलेशिया में लादांग कहा जाता है। अगर पहला भाग देखे हैं तो आशा करता हूं कि जो भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं आप नोट कर रहे होंगे, तभी आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने का पूरा फ़ायदा मिलेगा। और इतनी चीज़ें तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश में इसको पोडू के नाम से जानते हैं, थाईलैंड में तमराई के नाम से, म्यांमार में तुंग्या के नाम से, श्रीलंका में चेन्ना के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, और उड़ीसा में पोडू दाबी या कोमान के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इंडोनेशिया की अगर बात करें तो वहाँ पर हुमाह
के नाम से जानते हैं, फिलीपींस में कैगिन के नाम से, जिम्बाब्वे में भी मिल्पा नाम से जाना जाता है। वियतनाम की अगर बात करें तो वहाँ पर रे के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी घाट की अगर बात करें, पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलवासी पशु चारण देखा था हमने, इनसे ये चीज़ें प्राप्त होती थी। वाणिज्यिक कृषि देखा था जो नगद रूप में बेची जा सकती है, उन फसलों को यहाँ पर अधिक महत्व दिया गया था, जैसे चाय कॉफ़ी इनके फसल को यहाँ पर महत्व दिया गया था। उसके बाद हम आगे चर्चा को बढ़ाते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से रोपण कृषि यहाँ पर हमने देखी थी। और अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले कि हम यहाँ पर देखें कि हमने जो चर्चा की थी उसे जल्दी से जाना, आगे चर्चा बढ़ाते हैं। मुख्य फसलें देखें, मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्यानों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा पेय फसलें हैं। अगर हम फसलों की बात करें तो कुछ खाद्यान्न फसलें होती हैं, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का प्रमुख रूप से है। बाजरा भी आप कह सकते हैं। नकदी फसलों में देखें तो मसाले, गन्ना, तंबाकू और जो भी ये रोपण फसलें हैं। अगर हम रेशेदार फसलों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कपास है, जूट है, ये फसलें सम्मिलित की जाती हैं। ये चीज़ें बताई थी, आप नोट जरूर कर रहे होंगे। देखें चावल की कृषि में किस तरीके से धान के पौधे को रोपित किया जा रहा है, रोपण किया जा रहा है। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा में, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र देश इसके उत्पादन में आगे हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में वर्ष में 2 से 3 बार क्या होती हैं, धान की खेती की जाती है। चावल जो है यह मुख्य रूप से खाई जाने वाली और बोई जाने वाली एक क्या है, फसल है। अगर चावल की बात करें तो चावल जो धान जीन बैंक कहा जाता है वो फिलीपींस में है। अगर चावल शोध संस्थान की बात करें तो फिलीपींस मनीला में है, मनीला में है। जबकि अगर चावल की बात करें तो ये एशिया का प्रमुख फसल है और पूरे विश्व का 90% भाग भारत में ही इसका उपजाया जाता है। चीन सबसे प्रमुख इसका उत्पादक है। चीन के बाद भारत और उसके बाद इंडोनेशिया और जापान। भारत के बाद जापान, श्रीलंका, क्योंकि कक्षा 8 एनसीईआरटी ने जो चीज़ दी है उसे हम देखेंगे। इस प्रकार के प्रमुख इसके उत्पादक देश हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, चीन में होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से चावल उत्पादन में भारत का स्थान है, द्वितीय स्थान है। इस तरीके से आप लोग अपने अनुसार प्रश्न बनाते जाएंगे। गेहूं के वर्धन, गेहूं की फसल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि खाद्यान्न फसलों में गेहूं भी क्या है, एक प्रमुख फसल है। गेहूं की जन्मभूमि फिलिस्तीन को माना जाता है। विश्व में गेहूं उत्पादन करने वाले अगर देशों की बात करें तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, रूस है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत में भी विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। वर्षा और तापमान शस्य कार्तन फसल की कटाई क्या करती है, इसमें धूप की आवश्यकता होती है। विकास अवाहित दोमट मृदा में यह क्या होती है, सर्वोत्तम ढंग से खेती इसकी की जाती है। चीन प्रथम स्थान रखता है गेहूं उत्पादन में भी और
भारत द्वितीय स्थान पर रखता है। द्वितीय स्थान है भारत का गेहूं उत्पादन में। मिलेट यहाँ पर देखा गया है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाए जाते हैं, जैसे कि बाजरे की कृषि है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान का पर्याप्त सूर्य की प्रकाश भी क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए। और ज्वार है, बाजरा है, रागी है, भारत में उगाई जाने वाले प्रमुख इसके फसल हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। उसके बाद आप देखें, मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और मक्के की कृषि किस प्रकार से की जा रही है या की जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मक्का की अगर हम बात करें तो यह मक्का एक अमेरिकन पौधा है और पूरे विश्व में मक्के का लगभग 50% उत्पादन भी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में ही किया जाता है। मक्के के जन्म स्थान की अगर बात करें तो मैक्सिको को क्या कहा जाता है, मक्का का जन्मदाता कहा जाता है, या नहीं मक्का का जन्म स्थान मैक्सिको को माना जाता है। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, जैसे कि देखा हमने, 50% भाग में ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। मैक्सिको को ही क्या कहा जाता है, मक्का का जन्म स्थल कहा जाता है, जन्म स्थान कहा जाता है। उसके बाद कपास आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कपास के विषय में हम चर्चा करें तो भारत को कपास का जन्मदाता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप इसे पढ़ेंगे। रेशे की लंबाई के आधार पर 3 प्रकार के मुख्यतः कपास होते हैं। छोटे रेशे के कपास, मध्य रेशे के और लंबी रेशे के कपास। यहाँ पर देखें, कक्षा 8 एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाएंगे कि कपास की वृद्धि के लिए या कपास की फसल के लिए किसकी आवश्यकता होती है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, हल्की वर्षा और 200 से 210 पाला रहित दिन में तेज चमकीली धूप की आवश्यकता कपास की खेती के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो यह काली मिट्टी और जलोढ़ मृदा में क्या होती है, सर्वोत्तम ढंग से उगती है। चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना अभी कि कपास का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अगर इसके बात करें तो प्राचीन काल से ही इसकी मांग रही है। और चीन है, चीन के बाद भारत है, भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके 3 प्रमुख देश हैं जो इसके उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं। प्रथम स्थान चीन का, फिर भारत का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसके बाद हम देखें पटसन के विषय में। पटसन के विषय में क्या दिया गया है कक्षा 8 में, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पटसन, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है। सुनहरा रेशा के नाम से पटसन को जाना जाता है। उसके बाद यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश क्या है, पटसन उत्पादन में ये 2 देश अग्रणी राज्य हैं। उसके बाद हम देखें यहाँ पर जो अगली फसल के विषय में बताया गया है, कॉफ़ी के विषय में देखें तो इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर इसके बारे में और देखें तो इसमें यह क्या होती है, दोमट मृदा
की आवश्यकता होती है इसके उत्पादन के लिए। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके बाद कोलंबिया और भारत का स्थान आता है। आप लोग निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को नोट करेंगे। भारत और अफ्रीका में इसे सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। और अगर हम कहवा या कॉफ़ी की बात करें, साथ ही साथ हम आगे चर्चा करेंगे और इसके चित्रों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कपास की कृषि किस प्रकार से की जाती है। कपास का जन्मदाता आप लोग अब कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग याद कर चुके हैं तो चाय की रोपण कृषि, यहाँ पर चाय के बारे में हम जानेंगे। बागानों में उगाई जाने वाली पेय फसल है। चाय क्या है? बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। अगर इसके बारे में हम देखें तो यह कोमल पत्तियां इसकी क्या करती हैं, वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। और चाय की बात करें तो चाय इसके लिए दोमट मिट्टी, अपवाहित दोमट मिट्टी, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। चीन को चाय का जन्मदाता माना जाता है। चाय बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने देखा, सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाले देशों की बात करें तो चीन है। चीन के बाद भारत है। भारत के बाद केन्या है। चाय का सबसे बड़ा निर्यात केन्या देश के द्वारा किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कृषि के विकास के बारे में। कृषि का विकास कैसे हुआ इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से एक है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग के द्वारा कृषि, साथ ही साथ कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास के लिए एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि के विषय में हमने देखा अभी। और इसकी क्या होती हैं, जोतें छोटी होती हैं और जीविका उत्पादन के लिए इन फसलों को उगाया जाता है और जिसे हमने देखा था जीविका कृषि के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बड़ी जोतें हैं। आओ हम दो फार्मों के विषय में यहाँ पर जानेंगे। एक फार्म है भारत का और दूसरा संयुक्त राज्य जो एक विकसित देश है उसके फार्मों के बारे में। उससे पहले हम देखें, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रह सकती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। आइए देखें, भारत का एक फार्म यहाँ पर दिया गया है। भारत गांव का देश है और छोटे विकासशील देश है और यहाँ के किसानों की जोतें छोटी हैं, इसलिए किस प्रकार से यहाँ पर खेती का प्रबंध किया जाता है उसके विषय में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक उदाहरण दिया गया है। गाजीपुर जिले के आदिलाबाद में एक छोटा सा गांव है मुन्ना लाल। इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर खेती का क्षेत्र है। इसका आवास मुख्य गांव में है और वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों से एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से भी कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यह
भारतीय किसान के बारे में बताया जा रहा है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती करते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, लेकिन जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने वहाँ क्या लेता है, सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति और उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, सहकारी समिति के उसके जानवरों के लिए क्या करती है, चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समितियों में बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहरों में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को क्या करते हैं, बेचने के लिए विवश होते हैं। मतलब बाजार में उनके अगर जो फसल है उसकी पर्याप्त मात्रा में जो उनकी लागत है, अगर वह भी नहीं मिल रही है तो कभी कभी मजबूरी में किसानों को बेचना पड़ता है वह अनाज, क्योंकि उनके पास भंडारण की समस्या होती है, भंडारण की सुविधा नहीं होती है। भंडारण की सुविधा के लिए विकास के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ये चर्चा कक्षा 7 एनसीईआरटी के आधार पर हम कर रहे हैं। देखें किस प्रकार से यहाँ पर एक भारतीय किसान के विषय में चित्रित किया गया है। खेत आप लोग देख रहे हैं, भारत के खेत हैं। अब साथ ही हम संयुक्त राज्य अमेरिका का भी एक फार्म देखें और उसके विषय में यहाँ पर चर्चा करें। संयुक्त राज्य अमेरिका एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूप फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है, जबकि यहाँ पर 1.5 हेक्टेयर होता था। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य में एक किसान जो होरान के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। यहाँ पर हमने मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखा है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक मध्य पश्चिम के आयोवा राज्य का एक किसान है जिसका नाम होरान है। उसका 300 हेक्टेयर क्षेत्र पर उसकी कृषि फैली हुई है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो जाता है मृदा और जल संसाधन फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूने को भी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है, उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। ये परिणाम जो होरान को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रमों की योजनाओं बनाने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से उसे सैटेलाइट के माध्यम से कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है। उसका कंप्यूटर क्या है, उपग्रह से जुड़ा है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है और यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी क्या करता है, मदद करता है। और वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों आदि से क्या करता है, काम करता है। और समतल करने के लिए समतलक का काम करता है, संयुक्त हार्वेस्टर का काम करता है गुड़ाई निराई के लिए, और थ्रेशर से उसकी जो दाने को बीज से अलग किया जाता है उसे थ्रेशर कहा जाता है। कक्षा 8 विज्ञान में आप लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे और संबंधी विषय संक्रियाओं के द्वारा ये सारा काम वह करता है। आप लोगों ने दोनों कृषकों के जीवन और कृषि करने की पद्धति में अंतर देखा। अनाज स्वचालित अन्न भंडारण में संचित किए जाते हैं। अपने आप चलने वाले जो बाजार होते हैं अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहार
किसान की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में किसानों का फार्म यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे और भारतीय किसान का फार्म भी देखा आप लोगों ने। अब इसके विषय में हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इससे हम अगले भाग में करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझे और चर्चा अच्छी लगी तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं जल्द ही इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।